नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार फ्रेंच एक्शन फिल्म डिस्ट्रिक्ट 13, जिसे बंलियू 13 भी कहा जाता है। ये कहानी है पेरिस के उस इलाके की जिसे बाकी शहर से दीवारों से घेर दिया गया है। यहाँ का हर कोना खतरनाक है, जहाँ पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं और पूरा इलाका गैंग्स और अपराधियों के कब्जे में है। लेकिन जब एक जानलेवा न्यूक्लियर हथियार गलत हाथों में चला जाता है तो उसे रोकने के लिए दो अनोखे हीरो सामने आते हैं। एक है पुलिस ऑफिसर और दूसरा है एक पार्कोर एक्सपर्ट। दोनों मिलकर इस अपराध से भरे इलाके में घुसते हैं जहां हर मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट 13 की पूरी कहानी। निकट भविष्य में पेरिस का एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां सड़कों पर अराजकता का बोलबाला होगा। कोई स्कूल नहीं, कोई डाक सेवा नहीं और आखिरी पुलिस चौकी हमेशा के लिए बंद होने के कगार पर है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई कानून न होने के कारण ये क्षेत्र क्रूर गिरोहों और शक्तिशाली ड्रग माफियाओं का गढ़ बन गया है। सरकार का जवाब, इसे शहर के बाकी हिस्सों से अलग करने के लिए एक विशाल दीवार का निर्माण करना, इसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट देना। अंदर अपराध, हिंसा और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, फिर भी एक आदमी भ्रष्ट होने से इनकार करता है। उसका नाम लेटो है। न्याय की भावना से प्रेरित होकर उसका अवैध व्यापार में कोई हाथ नहीं है। वास्तव में वो हर उस अपराध सरगना का दुस्वप्न है जो अपने पड़ोस में घातक दवा का जहर फैलाता है। एक दोपहर के 2 के नाम से जाना जाने वाला विशालकाय प्रवर्तक लेटो के अपार्टमेंट भवन में आया। उसके 2 सशस्त्र गुर्गों ने तुरंत अपनी बंदूकें सीधे केटू के सिर पर तान दी। केटू पूरी तरह से अविचलित एक ठंडी उपहासपूर्ण मुस्कान दी और भौंका, क्या आपको पता है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं? पलक झपकते ही वह आगे बढ़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों बंदूकधारियों की गर्दन तोड़ दी। उस दिन पहले लेटो ने जिले पर शासन करने वाले अपराध सरदार ताहा से संबंधित एक बड़ी ड्रग खेप को रोका था। इस माल में 20 किलो घातक बारूद था और लेटो का एकमात्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि इसे नष्ट कर दिया जाए। ताहा के आदेश पर कार्य करते हुए केदो ने उसे पकड़ने के लिए गुंडों की एक छोटी सेना जुटाई। अपनी क्रूरता और मानव जीवन के प्रति पूर्ण उपेक्षा के लिए जाना जाने वाला केदो ऐसा आदमी नहीं था जिसे कोई पार करना चाहता था। जैसे ही हॉल में गोलियों की आवाज गूंजी, लेटो को खतरा महसूस हुआ और उसने तुरंत प्रतिबंधित सामान को क्षेत्र से दूर भेजने की कोशिश की। कुछ क्षण बाद केदो का दल कमरे में घुस आया, लेकिन लेटो तैयार था। उन्होंने हताश संघर्ष में अपना सब कुछ दांव पर लगाते हुए खुद को लड़ाई में झोंक दिया। केदो उसे जीवित चाहता था, इसलिए उसने अपने आदमियों को गोलीबारी रोकने का आदेश दिया। एक पल में ही लेटो हरकत में आ गया और उसने सटीक मार्शल आर्ट हमलों की झड़ी लगा दी। बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए वो अपने हमलावरों से बच निकला और समय रहते इमारत से बाहर निकल गया। संकीर्ण अंतरालों को पार करते हुए और एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक छलांग लगाते हुए वो एक छत से दूसरी छत तक पहुंचा। जो लोग उसका पीछा करने की मूर्खता करते थे उनसे तुरंत निपटा जाता था, अक्सर अच्छे उपाय के लिए कुछ अतिरिक्त प्रहारों के साथ। आग से बचने के लिए एक रास्ता पार करते हुए वो ऊपर की ओर बढ़ा और छत पर उतरा। एक साफ कलाबाजी के साथ उसने अगली इमारत तक का रास्ता साफ कर लिया और नीचे से उसके पीछा करने वाले मुंह खोले खड़े रह गए। एक छोटी सेना लाने के बावजूद केदो खाली हाथ लौट आया। असफल मिशन का चालक दल पर भारी बोझ पड़ा। किसी ने भी ताहा की प्रतिक्रिया की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। अपराध सरगना गुस्से में था। 1 मिलियन यूरो की ड्रग्स गायब हो गई थी और उसका गुस्सा जानलेवा था। एक एक करके उसने कई लोगों को उनकी विफलता के लिए भुगतान के रूप में मार डाला। केवल केदो की त्वरित सोच ने उसे बचा लिया। एक धूर्त मुस्कान के साथ उसने ताहा को याद दिलाया कि लेटो की एक छोटी बहन लोला थी। अगर वे उसे पकड़ सकते तो वे लेटो को जाल में फंसा सकते थे। ताहा सहमत हो गया, लेकिन एक ठंडी चेतावनी के साथ, फिर से असफल हो जाओ और जीवित वापस आने की जहमत मत उठाना। बिना समय बर्बाद किए केदो अपने आदमियों को सीधे उस सुपरमार्केट में ले गया जहां लोला काम करती थी। दिन के मध्य में वो उसे सबके सामने घसीट कर ले गया, लेकिन देखने वालों ने एक उंगली भी नहीं उठाई। डिस्ट्रिक्ट 13 में गैंगस्टर क्रूरता दैनिक जीवन का एक और हिस्सा थी। पुलिस ने कुछ नहीं किया, बेजान मूर्तियों की तरह जमी रही। जिले के सबसे खतरनाक गिरोह के साथ परेशानी पैदा करने को तैयार नहीं थी। केदो ने बिना समय बर्बाद किए लोला को सीधे गिरोह के मुख्य गढ़ में पहुंचा दिया। एक ऐसा किला जो इतना सुरक्षित था कि एक कीट भी अंदर घुसने के लिए संघर्ष करेगा। इसकी दीवारों के भीतर अवैध माल को संसाधित किया जाता था और खुलेआम वितरित किया जाता था, जैसे कि बाजार में स्टॉल चलाया जाता हो। जितना गहराई से देखा जाए उतना ही स्पष्ट होता गया कि ताहा ने घातक प्रवर्तकों की एक निजी सेना रखी थी, जिनमें से प्रत्येक उसके आदेश पर हत्या करने के लिए तैयार था। जब लोला को केदो के सामने लाया गया तो उसने अपने नाखूनों से उसके हाथ पर वार करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। अचानक दर्द से केदो क्रोधित हो गया और उसने उसे घसीटकर ताहा के सामने ले गया। पूरे जिले में खबर फैलाने के आदेश दिए गए, लेटो को सीधे अपने जाल में फंसाने के लिए। इस बार उन्हें यकीन था कि वे उसे पकड़ लेंगे, लेकिन योजनाएं हमेशा अपेक्षा के अनुरूप नहीं चलती। जब ताहा अपनी प्रत्याशित जीत का आनंद ले रहा था, लेटो स्वर्ग से एक छाया की तरह ऊपर से गिरा और उसने अपराध सरदार के गले पर एक ठंडा ब्लेड दबा दिया।
एक ही झटके में उसने ताहा को अपना बंधक बना लिया। बॉस को साथ लेकर लेटो लोला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाहर चला गया और सीधे उन पर निशाना साधे गए सैकड़ों बंदूक बैरल को चुनौती दी। यहाँ तक कि केदो, जो आमतौर पर अकड़ से भरा रहता है, अपमानित और चुप रह गया। इतना हिल गया कि उसे बिना एक शब्द बोले अपने अंडरवियर तक उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। मौके का फायदा उठाते हुए भाई बहन ने गिरोह की नाकाबंदी तोड़ दी, ताहा को एक वाहन में धकेल दिया और निकटतम पुलिस स्टेशन की ओर भाग गए। गोलियों की बौछार के बीच भी लेटो ने गिरोह के सरगना को अपने साथ घसीटते हुए अंदर घुसने का प्रयास किया। बंदी के साथ वो ताहा के अपराधों के सबूत के तौर पर 5 किलो नशीले पदार्थ भी लाया था। लेकिन ये जीत अल्पकालिक थी। कुछ ही मिनटों में स्टेशन को ताहा के भारी हथियारों से लैस लोगों ने घेर लिया। हवा में इतना तनाव था कि दम घुटने लगा। इस डर से कि इमारत मलबे में तब्दील हो जाएगी, पुलिस इंस्पेक्टर ने एक शर्मनाक फैसला लिया। उसने लेटो को गिरफ्तार कर लिया और ताहा को आजाद छोड़ दिया। उस क्षण अपने घर को साफ करने के लिए संघर्ष कर रहे व्यक्ति को एक कोठरी में फेंक दिया गया, जबकि अपराध सरदार बिना छुए भाग गया। मामले को बदतर बनाने के लिए ताहा ने ड्रग्स वापस ले लिया और लोला को सबके सामने घसीट कर ले गया। असहाय लेटो अपने दांत पीसने और अपने आसपास के भ्रष्टाचार पर गुस्सा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर ने माफी मांगते हुए दावा किया कि वह सेवानिवृत्त होने वाले हैं और अधिक परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेटो के लिए यह सावधानी नहीं थी, यह अपने शुद्धतम रूप में कायरता थी। बेचैनी भरी खामोशी में कई महीने बीत गए। आधे साल बाद लेटो सलाखों के पीछे ही रहा। दिन प्रतिदिन उसने अपने शरीर को सीमा तक धकेला, अपनी ताकत का निर्माण किया और अपने कौशल को तेज किया ताकि वह मुक्त हो सके और अपनी बहन को बचा सके। कड़वी सच्चाई को निगलना मुश्किल था। न्याय के लिए लड़ने वाला व्यक्ति एक सेल में फंस गया था, जबकि ताहा और उसका गिरोह सड़कों पर बेरोक टोक घूम रहा था। लोला का जीवन एक दुस्वप्न बन गया था। ताहा ने उसे अपनी क्रूरता के लिए मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया, अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए। उसका आपराधिक नेटवर्क और भी साहसी हो गया और उसने जिले से बाहर निकलकर अन्य शहरों में भी अपनी पकड़ फैला ली, जिससे सड़कें और भी खतरनाक हो गईं। फिर डकैती हुई। एक दोपहर उसके साथियों ने एक बख्तरबंद सुरक्षा ट्रक पर घात लगाकर हमला किया। 2 सड़क के बच्चों का उपयोग करके उन्होंने विंडशील्ड पर साबुन लगाया, जिससे चालक काफी देर तक अंधा हो गया, जिससे गिरोह ने विस्फोटक चार्ज लगा दिया। विस्फोट से दरवाजा खुल गया और कुछ ही क्षणों में वाहन उनका हो गया। अपने ठिकाने पर वापस आकर अपराधियों ने नकदी के ढेर की उम्मीद में कार्गो बे को तोड़ दिया, लेकिन इसके बजाय उन्हें कुछ और अधिक घातक चीज मिली, एक परमाणु कार्यक्रम से एक उच्च श्रेणी का सैन्य वारहेड। इसमें उलझते हुए ताहा ने अनजाने में डिवाइस को चालू कर दिया। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। 24 घंटे से भी कम समय में डिस्ट्रिक्ट 13 को पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ा। जब ये चिंताजनक खबर रक्षा मंत्रालय तक पहुंची तो बिना देरी किए कार्रवाई की गई। मंत्री ने बम निरोधक के अनुभवी डेमियन को बुलाया और उसे गलती की कोई गुंजाइश न रखते हुए एक मिशन सौंपा, वारहेड को निष्क्रिय करें और डिस्ट्रिक्ट 13 के अंदर फंसे 2 मिलियन लोगों की जान बचाएं। अधिकांश लोगों को पता नहीं था कि गिरोह के सदस्यों ने पहले से ही एक गहन सुरक्षा अधिकारी को छिपा रखा था, जिसे उनके जुआ और धन शोधन कार्यों की जांच के लिए तैनात किया गया था। लेकिन कवच ज्यादा दिन तक नहीं चला। निगरानी फुटेज से अपराधियों को जासूस के अस्तित्व का पता चल गया, जिससे भय और हिंसा का ऐसा स्तर भड़क उठा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। गिरोह का नेता घबरा गया और उसे यकीन हो गया कि कोई उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो भड़क गया। उसने अपनी बंदूक निकाली और अपने ही एक आदमी को गोली मार दी। जासूस को बाहर निकालने के लिए बेताब था। अराजकता के बीच डेमियन की पहचान उजागर हो गई। बॉस को यह एहसास नहीं था कि डेमियन ने पहले ही बोर्ड को अपने पक्ष में कर लिया था। अचानक पलटवार करते हुए उसने नेता पर काबू पा लिया और उसे मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए दूसरों को पीछे धकेल दिया। अपने पीछे का दरवाजा सील करके डेमियन ने अपराध सरगना की हिरासत सुरक्षित करने के लिए ऊपर की पुलिस के साथ समन्वय किया। लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। बचाव केबल को नीचे लाने के लिए अपनी टीम का व्यर्थ इंतजार करने के बाद डेमियन को खुद ही बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। शस्त्र गुंडों से घिरे होने के बावजूद उसने एक अनुभवी योद्धा की सटीकता के साथ उन पर हमला किया। गोलियों की आवाजें आंधी की तरह फूट पड़ी। गोलियां उससे कुछ इंच की दूरी पर हवा को चीरती हुई निकल रही थीं, लेकिन डेमियन की प्रतिक्रियाएं बहुत तेज थीं। गोलीबारी के बीच शांत रहते हुए वह हर गोली से बचते हुए एक के बाद एक हमलावरों को खत्म कर दिया, जिससे एक बार आत्मविश्वास से भरी भीड़ बिखर गई और टूट गई। गिरोह को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वे एक कुलीन ऑपरेटिव के खिलाफ थे, एक पेशेवर जिसका कौशल स्तर उनकी कल्पना से कहीं अधिक था। जब तक लड़ाई खत्म हुई तब तक एक भी प्रतिद्वंद्वी खड़ा नहीं बचा था। तभी डेमियन की बैकअप टीम पहुंची। घटनास्थल को सुरक्षित करने के अलावा कुछ और करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मिशन पूरा हो गया। लौटने पर डेमियन से रक्षा मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। इस बार आगे का कार्य और भी महत्वपूर्ण था। परमाणु उपकरण को निष्क्रिय करने और डिस्ट्रिक्ट 13 के 2 मिलियन निवासियों को बचाने के लिए केवल 23 घंटे शेष थे। यह एक दुस्वप्न जैसा परिदृश्य था। जिला एक बारूद का ढेर था। बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति की तुलना में दांतों तक अधिक हथियारों से लैस था और अंदर कदम रखना एक शिकारी की मांद में चलने जैसा था। खतरों को जानते हुए डेमियन के वरिष्ठ ने पहले ही उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने की व्यवस्था कर दी थी जो इस क्षेत्र को किसी से भी बेहतर जानता था। लेटो, जो जिले में पैदा हुआ और पला बड़ा था।
केवल एक ही समस्या थी, लेटो जेल में था, सजा काट रहा था और पुलिस के प्रति गहरी नाराजगी रखता था। उसे मिशन में शामिल होने के लिए राजी करना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि मिशन में जीवित रहना। लेटो का सहयोग जीतने के लिए डेमियन ने एक चतुर धोखा तैयार किया। उसने खुद को एक पीड़ित कैदी के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके साथ कथित तौर पर पुलिस ने मारपीट की थी और उसे उसी जेल परिवहन में रखने की व्यवस्था की गई थी। भूमिका निभाते हुए डेमियन ने लेटो को बताया कि एक असफल सौदे में ताहा के एक आदमी को मारने के बाद उसे बंद कर दिया गया था और अब वह केवल भागना और बदला लेना चाहता था। जैसे ही कहानी सुनाई गई, डेमियन तुरंत हरकत में आ गया, वैन के पिछले दरवाजे का ताला तोड़ दिया और ड्राइवर की सीट की ओर झपटा। कुछ ही सेकंड में दोनों गार्डों पर काबू पा लिया गया और वैन डिस्ट्रिक्ट 13 की ओर तेजी से बढ़ गई। पीछे से आ रही चीख पुकार को नजरअंदाज करते हुए डेमियन ने एक्सीलेटर दबाया और बिना किसी हिचकिचाहट के सुरक्षा जांच चौकी को तोड़ते हुए निकल गया। लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के लेटो चुप हो गया। एक सेकंड बाद डेमियन ने 8 आकार की हथकड़ियों के ठंडे दंश को महसूस किया, जिससे उसकी कलाई स्टीयरिंग व्हील से जकड़ गई। लेटो ने शुरू से ही इस कृत्य को देखा था। वह जानता था कि डेमियन एक अंडरकवर पुलिस वाला था और उसका इस्तेमाल किए जाने का कोई इरादा नहीं था। बर्फीली निगाहों से उसने डेमियन से कहा कि वह अपनी बहन को खुद ही बचा लेगा, फिर वैन से बाहर निकल गया और उन गलियों में गायब हो गया जिन्हें वह अच्छी तरह जानता था। पीछे छूटे और गुस्से में डेमियन को सोचने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि गिरोह के और सदस्य प्रकट हो गए। डिस्ट्रिक्ट 13 में खतरा अक्सर मुस्कुराहट के साथ आता था। दोस्ताना चेहरे इस तथ्य को छुपाते थे कि आपकी नजर से दूर हमेशा आपके सिर पर निशाना साधा हुआ एक हथियार होता था। गिरोह ने जिस बात पर भरोसा नहीं किया था वह थी डेमियन की वो क्षमता कि वह किसी बाधा को भी लाभ में बदल सकता है। अभी भी स्टीयरिंग व्हील से बंधे हुए उन्होंने इसे एक तात्कालिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, इसे घुमाकर एक ठग पर काबू पाया और उसे मानव ढाल के रूप में खींच लिया। अपने खतरनाक मिशन की पहली बाधा को पार कर लिया। हालांकि वो जिले की भूल भुलैया जैसी सड़कों को नहीं जानता था, डेमियन की सहज बुद्धि बहुत तेज थी। लेटो के ठिकाने का पता लगाने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। जब वो उसे मिला तो उसने 8 के आकार की हथकड़ी को एक मौन संकेत के रूप में वापस फेंक दिया कि वो लड़ाई शुरू करने के लिए वहां नहीं था। उत्सुकतावश डेमियन ने पूछा कि लेटो ने उसके भेष को इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया। एक जानकार मुस्कान के साथ लेटो ने जवाब दिया कि उसके लड़ाकू रूप और फुटवर्क ने उसे तुरंत पहचान लिया, एक प्रशिक्षित एजेंट की निशानी, न कि एक सड़क अपराधी की। अपना भेद खुल जाने के बाद डेमियन ने अपने पत्ते मेज पर रख दिए। उन्होंने बताया कि लेटो को धोखा देने का उनका एकमात्र कारण ताहा के कब्जे में परमाणु उपकरण को रोकने का मौका सुरक्षित करना था, एक ऐसा बम जो पूरे जिले को नक्शे से मिटा सकता है और शहर को अराजकता में डुबो सकता है। ये सुनकर लेटो की न्याय की भावना जागृत हो गई। पुलिस के प्रति अपनी नाराजगी को दूर करते हुए उसने डेमियन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उस क्षण में दोनों व्यक्तियों ने अपने मतभेदों को अलग रखा और लाखों लोगों को बचाने की लड़ाई में अप्रत्याशित भागीदार बन गए। डेमियन की योजना सरल थी, लेटो से उसे ताहा के ठिकाने तक ले जाने को कहना ताकि वो अंदर घुस सके, डेटोनेटर को निष्क्रिय कर सके और लोला को बचा सके। लेकिन छिपकर घूमने के बजाय लेटो ने अपना फोन निकाला और सीधे ताहा को फोन किया। उसने अपराध बॉस से कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से आएगा, बम पर चर्चा करने के लिए एक एजेंट को साथ लाएगा। डेमियन ने आपत्ति जताई, उसे चिंता थी कि सीधे दृष्टिकोण से उनका पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन लेटो ताहा को बहुत अच्छी तरह से समझता था। उस आदमी का लालच और जिज्ञासा उसकी सावधानी से अधिक मजबूत थी। वो उन्हें देखते ही मार डालने के बजाय आमने सामने देखना चाहता था। ऐसी की उम्मीद थी। ताहा के आदमी कुछ ही मिनटों में आ गए और बिना किसी संदेह के दोनों को गिरोह के घर तक ले गए। वहां किसी को यह एहसास नहीं था कि समय बीत रहा था। मुश्किल से 1 घंटा बचा था इससे पहले कि उपकरण विस्फोट हो जाए और नक्शे से डिस्ट्रिक्ट 13 मिट जाए। जब वे उसके सामने खड़े हुए तो डेमियन ने ताहा से स्पष्ट रूप से कहा कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो बम को रोक सकता है। उनकी मदद के बिना न केवल जिले के 2 मिलियन लोग बल्कि वो स्वयं भी विस्फोट में दफन हो जाते। ताहा केवल मुस्कुराया। उन्होंने दावा किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पहले ही वारहेड को स्थानांतरित करने और अपनी इच्छानुसार किसी भी शहर को निशाना बनाने के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कर ली थी। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, ताहा ने एक विशाल प्रवर्तक का अनावरण किया, एक विशालकाय हत्यारा जो एक सेल में बंद था, अब बम की रक्षा के लिए रिहा कर दिया गया। जो कोई भी करीब आने की कोशिश करता उसे तुरंत कुचल दिया जाता। फिर सभी कार्ड रखने वाले एक व्यवसायी के अहंकार के साथ ताहा ने अपना प्रस्ताव रखा, उसे $20 मिलियन का भुगतान करें और वह उन्हें जीवित जाने देने पर विचार करेगा। कोई बेहतर विकल्प न होने पर डेमियन ने अपने वरिष्ठों को फोन करने का नाटक किया, जैसे कि वो ताहा की फिरौती के हस्तांतरण की व्यवस्था कर रहा हो। कुछ क्षण बाद उन्होंने विश्वास के साथ दावा किया कि भुगतान हो गया है। संदेह होने पर ताहा ने अपने खाते की जांच की तो बैंक ने बताया कि प्रक्रिया में अभी 30 मिनट और लगेंगे। इस देरी से डेमियन और लेटो को समय का एक बहुमूल्य हिस्सा मिला। यह महसूस करते हुए कि वे एक और सेकंड बर्बाद नहीं कर सकते, लेटो तुरंत कार्रवाई में जुट गए। एक निर्दोष स्पिनिंग फ्लिप में लॉन्च करते हुए वो और डेमियन पास के वॉशरूम में कूद गए। अभ्यास की सटीकता के साथ लेटो ने एक छत पैनल को फाड़ दिया, जिससे नीचे की मंजिल तक एक संकीर्ण भागने का रास्ता बन गया। गिरोह की गोलियां हवा में फैल गईं और गोलीबारी शुरू हो गई, लेकिन दोनों सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे।
जब ताहा को ये खबर मिली कि उसके बंदी भाग गए हैं तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में आकर उसने अपने ही एक आदमी को मौके पर गोली मार दी। लेकिन उनका गुस्सा तब और बढ़ गया जब दूसरी बुरी खबर आई। फिरौती की रकम कभी नहीं भेजी गई थी और उनके सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। एक पल में वो आदमी जो कभी लाखों लोगों को नियंत्रित करता था दिवालिया हो गया। डिस्ट्रिक्ट 13 में धन और क्रूर बल ही एकमात्र मुद्राएं हैं जो मायने रखती हैं। अपनी संपत्ति के चले जाने से ताहा का अधिकार भी खत्म हो गया। उसके आदमियों में जो आक्रोश छिपा हुआ था वो अंततः उबल पड़ा। उस पर हमला करते हुए उन्होंने अपने पूर्व बॉस को एक प्रतिद्वंद्वी अपराध सिंडिकेट के हवाले कर दिया, एक भयभीत माफिया संगठन जिसका नेतृत्व 2 भारी टैटू वाले व्यक्ति कर रहे थे जो अपना नया पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। एक ही रात में ताहा का शासन ध्वस्त हो गया। डिस्ट्रिक्ट 13 के एक समय के भयभीत शासक को सत्ता से हटा दिया गया और नियंत्रण की सीट पर जल्दी ही एक नए व्यक्ति ने दावा कर लिया जिसने खुद को जिले का अगला सरगना घोषित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। ताहा के विपरीत नया नेतृत्व इतना लापरवाह नहीं था कि अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति घातक बम को नष्ट कर दे। इसके बजाय उन्होंने डेमियन और लेटो को खत्म करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया और उन्हें पकड़ने के लिए दल भेजे। हर छत, सीढ़ी और संकरे रास्ते को अपनी हथेली की रेखाओं की तरह जानते हुए लेटो आसानी से क्षितिज के पार दौड़ता रहा, ढलान वाली टाइलों के साथ ऐसा व्यवहार करता रहा मानो वे समतल जमीन हो। हालांकि डेमियन यहाँ एक अजनबी था। उसे अपरिचित सड़कों के माध्यम से थका देने वाले पीछा करने के लिए मजबूर किया गया था जो एक दंडात्मक मैराथन की तरह महसूस हुआ। डिस्ट्रिक्ट 13 की हमेशा से एक गंभीर प्रतिष्ठा रही है। प्रवेश करना आसान है लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव है। यहाँ तक कि सेना ने भी एक बार नियंत्रण करने की कोशिश की थी और असफल रही थी। अब बिना हथियार वाले 2 व्यक्ति एक ही कठोर भूल भुलैया का सामना कर रहे थे। इस बीच सड़कों के ऊपर लेटो ऐसे चल रहा था जैसे कोई आदमी पूरी दुनिया के सामने शो कर रहा हो। पाकौर में उनकी महारत बेजोड़ थी। प्रत्येक छलांग, उछाल और घुमाव अगले में निर्बाध रूप से प्रवाहित होते थे, कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं करते थे। हर शानदार चाल के साथ उसने अपने और उसका पीछा कर रहे गुंडों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जिससे नए अपराध मालिकों के आदमी संघर्ष करते हुए बहुत पीछे रह गए। लेकिन सिर्फ रफ्तार ही उन्हें बचा नहीं सकी। जल्द ही दोनों ने खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाया। जैसे ही अंत की संभावना दिखी कि 2 अप्रत्याशित रूप से सामने आ गया। उनका रास्ता रोकने के बजाय उन्होंने उनसे जल्दी करने और बम को निष्क्रिय करने का आग्रह किया। डेमियन ने अविश्वास में पलकें झपकाई। तभी के 2 ने कंधे उचकाकर कहा, अगर तुम भाग नहीं रहे हो तो हम तुम्हारा पीछा क्यों करेंगे? डेमियन ने बिना कोई पल गनवाए जवाब दिया, अगर आप पीछा नहीं कर रहे हैं तो हम भागने की जहमत क्यों उठाएंगे? इस अजीब बातचीत ने थोड़ी देर के लिए माहौल को हल्का कर दिया लेकिन टिक टिक करती घड़ी की गति धीमी होने से इनकार कर दिया। केवल 9 मिनट शेष रहते दोनों व्यक्ति ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े जहां बम रखा गया था। तभी उनका सामना एक विशालकाय प्रवर्तक से हुआ जिसका वजन आसानी से 300 किलो था। ये ताहा का विदाई उपहार था, उनके और विस्फोटक के बीच एक जीवित दीवार। डेमियन ने पहले हमला किया लेकिन इतनी क्रूर ताकत के सामने वह बुरी तरह से पराजित हो गया। कुछ ही क्षणों में जमीन पर गिर गया। तब लेटो ने अपनी चाल चली, कच्ची ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से। पास में बिजली के केबल का एक भारी कुंडल देखकर उसने इसे अपनी बिजली की गति वाली चपलता के साथ जोड़ दिया जिससे उसकी तरल गति एक चतुर निर्णायक हमले में बदल गई। एक तेज गति से लियो ने उस विशालकाय जानवर के चारों ओर विद्युत केबल लपेट दी, उसे इतनी मजबूती से बांध दिया कि वह आगे नहीं बढ़ सका। उसका विशाल शरीर एक गिरे हुए पेड़ की तरह ढह गया। उसकी शाखाएं बेकार में लटक रही थी मानो वे किसी टूटी हुई कठपुतली की हों। इस अवसर का लाभ उठाते हुए डेमियन ने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाई और एक निर्णायक प्रहार किया जिससे वह विशालकाय व्यक्ति हमेशा के लिए बेहोश हो गया। ऊपरी स्तर पर लोला बेड़ियों में जकड़ी रही, उसकी नजरें नीचे की अराजकता पर टिकी रहीं। वह डर से कांप उठी, फिर भी उसका इरादा अटल था। अपने भाई को अपनी जान जोखिम में डालते देख उसने एक हताश निर्णय लिया। अपने पैर का उपयोग करते हुए उसने पास में रखे ईंधन के कंटेनर को पलट दिया, फिर एक माचिस को जलाकर आग जलाने और अपने भाई को अंतिम कीमत चुकाने से पहले अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई। छोटी लो खतरनाक तरीके से फैलते ईंधन के करीब नाच रही थी जब अचानक लियो ने आकर उसे समय रहते रोक दिया। विनाशकारी उपकरण के फटने से पहले केवल 3 मिनट शेष थे। हवा भारी लग रही थी, मानो समय ही ठहर गया हो। हर धड़कन अपरिहार्य की ओर बढ़ रही थी। तनाव बढ़ने पर डेमियन ने तत्काल अपने कमांडिंग ऑफिसर से संपर्क किया और डिवाइस के लिए शटडाउन कोड की मांग की। लाइन के दूसरे छोर पर अधिकारी की अभिव्यक्ति अस्पष्ट हो गई। इससे पहले कि वह शांति से पढ़े 9293B1 बिना सोचे समझे डेमियन ने अनुक्रम को पैनल में दर्ज कर दिया। लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जिसने लियो की सहज प्रवृत्ति को भड़का दिया। ये संयोजन बहुत जानबूझकर, बहुत जाना पहचाना सा लगा। 9293B13 उन्होंने धीरे से कहा, यह महसूस करते हुए कि यह उस जिले के पोस्टल कोड से मेल खाता था जहां वे खड़े थे। ये सिर्फ संदिग्ध नहीं था, ये चिंताजनक था। वह डेमियन की ओर मुड़ा, उसकी आवाज तीखी थी। अगर सरकार का वास्तव में इस जगह पर बम लाने का कभी इरादा नहीं था तो निरस्त्रीकरण कोड जिले के पते के समान क्यों होगा? शटडाउन कमांड की तरह नहीं लगता, ये ट्रिगर की तरह लगता है। यह विचार एक मुक्का की तरह लगा। क्या होगा अगर डेमियन का मिशन किसी को बचाना नहीं था बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि उपकरण यहाँ विस्फोट हो?
डेमियन ने इसे शुद्ध संयोग बताकर खारिज कर दिया। वो इस तरह के विश्वासघात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। बहस तेजी से बढ़ी और जल्द ही शब्द मारपीट में बदल गए। वर्षों के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के साथ डेमियन ने लड़ाई में लियो पर हावी होना शुरू कर दिया। लियो भले ही डेमियन के परिष्कृत युद्ध प्रशिक्षण से मेल नहीं खाता था, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प ने उसे अपेक्षा से अधिक समय तक लड़ाई में बनाए रखा। फिर भी डेमियन के कौशल और अनुभव ने उसे धीरे धीरे पीछे धकेल दिया, जब तक कि वह नियंत्रण कक्ष तक नहीं पहुंच गया, कोड इनपुट करने के लिए तैयार। उस महत्वपूर्ण क्षण में लोला कमरे में घुस आए। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी निगाहें अडिग थीं। वह अपने भाई पर पूर्ण विश्वास के साथ भरोसा करते हुए उनके बीच आ गई। कमरे में तनाव का माहौल था। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, केवल उपकरण की लगातार टिक टिक की आवाज हवा में गूंज रही थी। फिर एक क्षण में जो लगभग अवास्तविक लगा, टाइमर जम गया। कोई विस्फोट नहीं, कोई विनाश नहीं। डेमियन वहां स्तब्ध खड़ा था। राहत और कड़वाहट का मिश्रण था, क्योंकि सच्चाई उसके अंदर उतरने लगी थी। उसका इस्तेमाल किया गया था। तीनों ने मिलकर हथियार को इमारत से बाहर निकाला। अजीब बात यह है कि जिले के किसी भी गिरोह ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय भीड़ अलग हो गई, मानो उनकी बहादुरी को स्वीकार कर रही हो। जब वे अंततः डेमियन के कमांडिंग ऑफिसर के सामने खड़े हुए, तो उसने और लियो दोनों ने धमकियां दी और जवाब मांगे। दबाव में आकर अधिकारी ने कबूल किया, सरकार ने कभी भी डिस्ट्रिक्ट 13 को बचाने की योजना नहीं बनाई थी। उनकी नजर में यह क्षेत्र शहर पर एक धब्बा था, और बम का उद्देश्य इसे पूरी तरह से मिटाना था। ये योजना किसी की कल्पना से भी अधिक भयावह थी। बम विस्फोट होने के बाद सरकार का इरादा पूरी तरह से गिरोहों पर दोष मढ़ने का था। बड़े पैमाने पर हताहतों को एक आवश्यक बुराई के रूप में पेश किया जाएगा, जिससे समाज के बाकी लोगों को सुरक्षा का झूठा एहसास होगा। लेकिन वो योजना तुरंत ही ध्वस्त हो गई। मंत्री को पता नहीं था कि एक पत्रकार पास की खिड़की से पूरे कबूलनामे को फिल्मा रहा था और उसे देश में लाइव प्रसारित कर रहा था। डेमियन ने यह पहले से ही तय कर लिया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सच्चाई को अब और नहीं दबाया जा सके। साजिश का पर्दाफाश होने के बाद डेमियन और लियो अंततः अलग अलग रास्ते पर चले गए। लियो को अपने प्रयासों के लिए उदार इनाम मिला, लेकिन छोड़ने के बजाय उसने डिस्ट्रिक्ट 13 में ही रहना चुना, एक ऐसी जगह जो हिंसा और भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी, फिर भी उसका घर था। डेमियन ने टिप्पणी की कि यहाँ के 2 मिलियन निवासियों को लियो जैसे नायक की जरूरत है, लेकिन लियो ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा कि नायक जवाब नहीं थे। जिले को वास्तव में स्कूलों, अस्पतालों और ईमानदार कानून प्रवर्तन की आवश्यकता थी। वह एक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि उनमें से एक के रूप में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट 13 कायम रहा, अखंड और अविस्मरणीय। तो दोस्तों, यही थी डिस्ट्रिक्ट 13 की पूरी कहानी, जिसमें हमें दिखता है कि किस तरह अपराध, राजनीति और इंसानियत के बीच टकराव होता है। इस फिल्म ने सिर्फ एक्शन और स्टंट्स ही नहीं, बल्कि समाज के हालात और सिस्टम पर भी सवाल उठाए। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसी ही रोमांचक फिल्मों की कहानी सबसे आसान भाषा में मिलती रहे। मिलते हैं अगली मूवी की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।